हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्लास 8 की हिंदी की बुक है। तो जैसा कि हम इसका जो 10 चैप्टर था शाप से मुक्ति वो पढ़ रहे थे, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो पढ़ चुके हैं। आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं। इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। मैं मंटू के साथ अक्सर वहां खेला करता था। बाग की मेड़ के पास आग के बहुत से पौधे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आग के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आग के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफेद दूध सा निकलता है, यदि आंखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। यानी यहाँ पे कह रहे हैं लेखक कि हमारे इलाहाबाद के पड़ोस में वकील साहब की जो कोठी थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। मैं और मंटू, यानी जो डॉक्टर साहब थे उनका नाम क्या था, मंटू था। तो ही कह रहे हैं कि मैं और मंटू जो थे वहां पर अक्सर खेलने के लिए जाया करते थे। और वहां पे जो थे मेड़ के पास, यानी वहां पे मेड़ी थी, उसके आसपास जो थे बहुत से आग के यानी मदार के पौधे जो थे वो उगे हुए थे। वहां पे हम खेलते खेलते एक दिन कह रहे कि आग के यानी मदार के पौधे तोड़ने लगते हैं, तो वो पत्ते तोड़ने लगते। तो वहां से हमारे अध्यापक गुजरते हैं, जो हमें देखकर हमें डांट लगाते और हमें समझाते हैं कि ये जो आग के पौधे होते हैं, इसे तोड़ने पर जो इसमें से सफेद दूध सा निकलता है, यदि आदमी की आंखों में पड़ जाए तो आदमी अंधा हो जाता है उन दूध के बढ़ने से। ये जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी मतलब होता आश्चर्यचकित थी। वास्तव में ऐसा होता है या नहीं, ये देखने के लिए मंटू ने एक प्रयोग कर डाला। ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर में नीचे 3 पिल्ले दिए थे। पिल्ले बड़े सुंदर थे। मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। आग के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया, तो मैंने देखा मंटू आग के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में दबा पिल्ला के कर रहा है। यानी लेखक कहते हैं कि जो अध्यापक ने बताया कि इन पौधों का जो दूध है आंखों में पड़ जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। तो ये जानकारी जो थी हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित यानी नहीं थी, और वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता ये जानने के लिए जो मंटू थे यानी डॉक्टर प्रभात जो थे वो एक प्रयोग कर डालते हैं। और तो कह रहे हैं कि एक दिन मैं, ठंड का दिन था और मोहल्ले की जो आवारा घूमने वाली कुतिया थी उसने हवेली के यानी वकील साहब की कोठी के पीछे सूखी टहनियों में जो है 3 बच्चे दिए थे, और पिल्ले जो थे वो बहुत ही सुंदर थे और मंटू जो है उनसे खेला करता था। कह रहे कि मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। फिर कह रहे कि आग के दूध की भयानक यानी जो मदार का दूध था उसकी भयानक जानकारी के मिलने के बाद जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया, तो मैंने देखा कि मंटू जो है आग के पेड़ के पास बैठा हुआ है, पौधों के पास बैठा हुआ है, और उसके घुटनों में दबा हुआ पिल्ला जो है कें कर रहा है, यानी वो चिल्ला रहा था। 2 पिल्ले पास ही कूं कूं करते इधर उधर भटक रहे थे। नजदीक जाकर देखा तो हैरान रह गए। मंटू आग के पत्ते तोड़कर उनका दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा था। यानी कह रहे हैं लेखक कि 2 पिल्ले और जो वो चिल्ला रहे थे, कू कू कर रहे थे और इधर उधर भटक रहे थे। जब मैं नजदीक जाकर देखता हूँ तो देखता हूँ कि जो मंटू था वो मदार का जो पौधा था उसके पत्ते तोड़कर उनका दूध जो था वो पिल्लों की आंखों में डाल रहा था। यह तूने क्या किया बेवकूफ, पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्लाकर कहा। मंटू ने उस पिल्ले को रख दिया और बोला, मैंने उन दोनों की आंखों में भी आग का दूध भर दिया है। अब देखेंगे ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। यानी लेखक कहते हैं मंटू से कि ये बेवकूफ तूने ये क्या किया, वो पिल्ले अंधे हो जाएंगे। उसके बाद मंटू कहता है कि मंटू जो है पिल्ले को नीचे रख देता और बोलता है कि मैंने इनकी आंखों में आग का दूध डाल दिया है, अब देखना है कि ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गई। कुछ दिन बाद आंखें तो शायद खुल गई थी, लेकिन वे अंधे हो गए थे।
यानी कह रहे जो गाढ़ा चिपचिपा दूध था उससे तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गई थी। कुछ दिन बाद आंखें ठीक हो जाती है, लेकिन जो पिल्ले होते हैं वो अंधे हो जाते हैं। मंटू के इस कुकृत्य की जानकारी केवल मुझे ही थी। मैंने उसे उन प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा था और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी, लेकिन मंटू को एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए इस प्रयोग के रूप में एक बड़ा पाप कर डाला है। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा था कि यह भटक बात मैं किसी से ना बताऊं। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन 3 पिल्लों में से 2 दिन रात कू करते इधर से उधर भटकते मर गए तो मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। कुकृत्य मतलब होता है कि बहुत बुरा काम, यानी कह रहे मंटू के इस बहुत बुरे काम की जानकारी सिर्फ मुझे थी और मैंने उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए उसे मंटू को बहुत बुरा भला कहा था और उसके पिता यानी वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी उसे दी थी। लेकिन मंटू को जो था अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो ये समझ गया था कि उसने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक बहुत ही बड़ा पाप किया है। उसने गिड़गिड़ाकर लेखक से कहा कि ये बात तुम किसी को ना बताना। फिर लेखक कहते कि मैं शायद ये बात किसी को ना बताता, लेकिन उन 3 पिल्लों में से 2 पिल्ले रात को कू करते हुए इधर उधर भटकते हुए मर जाते हैं तो मुझे बहुत दुख होता और मैं उस दिन बहुत ज्यादा रोता हूँ। दादी माँ और परिवार के अन्य सभी लोग मुझे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने बात छिपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो अभी जीवित था और उसकी जान बचाना मुझे मंटू की पिटाई बचाने से ज्यादा जरूरी लग रहा था। इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी। यानी यहाँ पे कह रहे हैं लेखक कि जब मैं बहुत ज्यादा रोता हूँ तो दादी माँ और परिवार के लोग जो थे वो मुझसे बहुत पूछते हैं कि मैं क्यों रो रहा हूँ, लेकिन मैं पहले बात को छिपाता हूँ और अपने दोस्त को मंटू को बचाने के लिए कोशिश करने लगता हूँ। लेकिन फिर जब मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आता है जिसकी जान बचानी जो थी मुझे मंटू को पिटवाने से ज्यादा जरूरी थी, तो मैं क्या करता हूँ कि उनको सारी बात बता देता हूँ। उस पिल्ले की आंखों का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा, वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा क्योंकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए बात को तब तक छिपाए रखा जब तक 2 पिल्ले मर नहीं गए। यानी कह रहे वकील साहब वो डॉक्टर का लेखक कहते हैं कि मैंने पिल्लों जो आखिरी तीसरा पिल्ला बचा था उसकी आंख का इलाज करने की जिद पकड़ लेती हूँ। उसके बाद सब लोग मंटू को बुरा भला कहते हैं और उसके पिता यानी वकील साहब जो होते हैं वो उसे पीटते मारते भी हैं और लोग मुझे भी बुरा भला कहते हैं क्योंकि मैं सब कुछ जानते हुए भी वो बात तब तक नहीं बताता जब तक 2 पिल्ले मर नहीं जाते। इसलिए मुझे भी बहुत कुछ बुरा भला सुनना पड़ता है। आखिर तीसरे पिल्लों को बचाने के प्रयास किए गए। मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया तो एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। उसके बाद लेखक कहते हैं कि आखिर मैंने उस पिल्ले को बचाने के प्रयास यानी कोशिश की। मैंने जिद पकड़ ली कि मैं उसे पालूंगा। फिर पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज कराया, लेकिन पिल्ला जो होता है उसकी आंखें जो होती है वो ठीक नहीं होती, वो अंधा ही रहता है। दादी माँ जो है उसकी दादी और माँ जो होती है लेखक की उसकी बहुत सेवा करती है और लेखक कह रहे मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। उसके बाद उसकी जान बच जाती है, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो एक दिन घर से बाहर चला जाता है और सड़क पर एक वाहन से कुचल कर वो मर जाता है। एक वाहन जो है उसका एक्सीडेंट कर देती है, उसे दबा देती है और वो मर जाता है। उस घटना को याद करके मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंख फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग 35 साल पहले की वह घटना जिसे मैं भूल चुका था दादी को अभी तक याद थी। यानी लेखक कह रहे हैं कि उस घटना को याद करके मैं हैरान हो जाता हूँ कि बचपन में 3 पिल्लों की आंखों को फोड़ने वाला ये आदमी जो है मंटू जो है आज
आंखों का इतना बड़ा डॉक्टर बन गया है। और फिर मैं इस बात से और ज्यादा हैरान हो जाता हूँ कि 35 साल पहले की एक घटना थी जो मैं भूल गया था, लेकिन अभी तक दादी को याद थी। निश्चय ही वह घटना प्रभात को भी याद होगी। तभी तो हम लोगों का परिचय पाते ही वह अचानक चुप, गंभीर और उदास हो गए थे। यानी उसके बाद लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर प्रभात को भी जो ये घटना याद होगी, क्योंकि जब हम लोगों ने अपना परिचय उसे बताया तो वो क्या होते हैं, चुपचाप हो जाते हैं और गंभीर हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं। दादी का स्वभाव लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब वे मंटू नहीं, देश के जाने माने नेत्र चिकित्सक है। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। अब तक तो वे हजारों लोगों की उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके होंगे। क्या इतनी बड़ी सेवा! उनका बचपन का अबोध अवस्था मतलब होता है ऐसी अवस्था जिसमें जो है अधिक समझ ना हो, में किया गया पाप अब तक धुल नहीं गया होगा। यानी लेखक कहते हैं कि मैं अपने दादी को समझाता हूँ कि बचपन की उस बात को लेकर डॉक्टर प्रभात को अब बुरा भला कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है अब वे मंटू नहीं है बल्कि देश के माने जाने आंखों के डॉक्टर। वो अब बहुत लोग जो है दूर दूर से उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। अब तक तो है वो बहुत से लोगों को जो है उनकी खोई हुई आंख की ज्योति यानी आंख की रोशनी जो है वो लौटा चुके होंगे। इसलिए फिर कहते हैं कि क्या इतनी बड़ी सेवा जो है उनका बचपन में यानी बचपन में उन्होंने ऐसी अवस्था में काम किया था, अबोध अवस्था में वो काम किया था जब उनको सोचने समझने की यानी जिसमें अधिक समझ उनको ना थी। तो क्या वह पाप जो है धुल नहीं गया होगा? कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी, दादी ने निश्चय के स्वर में कहा। यानी फिर दादी का कहती हैं कि कुछ भी हो जाए मैं उससे अपना इलाज नहीं करवाऊंगी। उन्होंने निश्चय कर लिया था और वैसा कहती हैं कि मैं उनसे इलाज नहीं करवाऊंगी। दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों का सा है। हट पकड़ लेती हैं। हट मतलब होता है जिद। तो किसी को मनाए नहीं मानती। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार न हुई। आंखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिख कर दी थी वह भी नहीं खरीदने दी। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वह टस से मस ना हुई। यानी कह रहे हैं लेखक की दादी जो थी वो बिल्कुल उनका स्वभाव जो था वो बिल्कुल बच्चों की तरह था और वह हट यानी जिद पकड़ लेती हैं। और वह जब वो जिद पकड़ लेती हैं तो किसी की नहीं मानती। उसके बाद मैं उन्हें बहुत समझाता हूँ लेकिन वो नहीं मानती हैं और वो डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने के लिए तैयार नहीं होती हैं। और जो डॉक्टर प्रभात ने दवा लिखी थी वह भी उसे नहीं खरीदती हैं। घर के सारे लोग उन्हें समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को फोन किया और दादी की जिद के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। उसके बाद लेखक कहते हैं कि मैं शाम को डॉक्टर प्रभात के पास फोन करता हूँ और दादी की जिद के बारे में बताता हूँ तो डॉक्टर प्रभात गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं खुद आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे और दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ और मैं उस शाप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप इलाहाबाद में रही मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी है, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेगी। आपके इस शाप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। मेरी आंखें तो आपके शाप के कारण कभी न कभी फूटेगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत सी आंखों को रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आंखों में से 2 आंखें आपकी भी होंगी दादी अम्मा। लेखक कह रहे हैं कि लगभग 1 घंटे के बाद डॉक्टर प्रभात जो थे हमारे घर आ जाते हैं और दादी अम्मा से कहते हैं
कि मैंने बचपन में जो पाप किया था मैं उसे अभी तक नहीं भूला हूँ, और आपने जो मुझे शाप दिया था यानी जो बद्दुआ दी थी उसे भी मैंने अभी तक नहीं भूला हूँ। अब मुझे याद है कि जब तक आप इलाहाबाद में रही तब तक आपने जब मुझे देखा तब आप यही कहती थी कि कमबख्त मंटुआ, यानी कमबख्त मतलब होता है अभागा, यानी कि है अभागा मंटुआ, यानी उनका नाम बिगाड़ते हुए कहती थी डॉक्टर प्रभात को, मंटुआ तूने जो है मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ दी हैं, तेरी भी आंखें किसी दिन इसी तरह फूटेगी। और आपके इस शाप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ था, पश्चाताप हुआ था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे जीवन में जो है नेत्र चिकित्सक यानी आंखों का डॉक्टर ही बनना है। मेरी आंखें तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि मेरी आंखें आपकी शाप, आपकी बद्दुआ की वजह से कभी न कभी तो फूट जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं बहुत सी आंखों को ठीक करना चाहता हूँ, और उन बहुत सी आंखों में आपकी भी 2 आंखें होंगी दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की बातों में न जाने कैसा जादू था कि दादी की ही नहीं हम सब की आप भी आंखें भर आई। दादी तो इतनी भाव विह्वल हो उठी। भाव विह्वल होना मतलब होता है भावों में डूब जाना या भावों से भर जाना। उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। यानी लेखक कहते हैं कि डॉक्टर प्रभात की बातों में ऐसा जादू था कि उससे दादी अम्मा ही नहीं बल्कि हम सब की आंखों में जो है आंसू आ गया। दादी अम्मा तो इतनी भावों में डूब गई कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को बुलाकर अपने सीने से लगा लिया। उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा, जो इसके लिए जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ, और सुन, इसने मेरी आंखों के लिए जो दवाई लिखी थी वह भी खरीद लाना। फिर लेखक कहते हैं कि उसके बाद दादी अम्मा मुझसे कहती हैं कि अरे बबुआ जा, तेरा बाल सखा यानी तेरे बचपन का दोस्त आया है और तू इसकी खातिरदारी नहीं करेगा। खातिरदारी मतलब करना होता है आव भगत करना, तो ये कह रहे तुम इसकी आव भगत नहीं करोगी, जा और इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ, और जो इसने मेरे लिए दवा लिखी थी वो भी इसे खरीद लाना। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है रमेश उपाध्याय। तो बच्चों, जो आपका चैप्टर था वहीं पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से हमने ये सीखा कि अगर हमने बचपन में भी कोई गलती की है, कभी हम कोई गलती कर रहे हैं और अगर हम उस गलती को मान ले रहे, उसका पश्चाताप कर रहे हैं, तो उस गलती का जो पश्चाताप है वो हो सकता है, उस गलती को हम सुधार सकते हैं। लेकिन अगर हम गलती कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे, तो उसका पश्चाताप कभी नहीं होगा। इसलिए अगर हमसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो हमें उसे मान लेना चाहिए और उसका पश्चाताप करना चाहिए, उस गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो आप इस कहानी को पढ़िए और समझिए।